Okay, so we will go ahead with more questions today. Question number 8. If a cyclist moving with a speed of 4.9 meter per second on a level road मतलब बैंकिंग नहीं की है, so ये पता होना चाहिए when they say level road, मैं लिख देता हूँ, तो level road means no banking, can take a sharp circular turn of radius 4 meter. तो एक cyclist है who is moving with 4.9 meter per second speed on a level road can take a sharp turn of radius 4 meter, मतलब जो कर्वेचर होगा उसका जो रेडियस होगा दैट इज 4 मीटर और स्पीड आपको दी है 4.9 मीटर पर सेकेंड. देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन साइकिल टायर्स एंड रोड इज, अगर आपको याद है अच्छे से तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी आता है, क्योंकि हमने बैंकिंग नहीं किया है. तो जब बैंकिंग नहीं होता है तो उस केस में इफ यू रिमेंबर, नहीं आया तो बता देता हूं मैं आपको, centripetal force is provided by force of friction और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है mg, तो m कैंसल, तो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ऐसा फॉर्मूला आता है लेवल रोड पे. तो एनीवेज, तो ये पता होना चाहिए. आपको पूछा है व्हाट इज म्यू, तो म्यू पूछा है तो स्क्वायर कर लो इसको, तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी, तो म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. वी स्क्वायर, अब देखो क्या है यहाँ पे बात ऐसी है दैट v इज 4.9, तो 4.9 का स्क्वायर मतलब 4.9 इंटू 4.9 है ना, ये v स्क्वायर है. r कितना दिया आपको 4. g की वैल्यू यहाँ पे 10 यूज नहीं करना. क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 9.8 डालता हूँ मैं, जी की वैल्यू तो इजी है ना, 1 एंड 2 इट इज इजी. ओके, और आपको ऑलरेडी पता है 1/8 कितना होता है, मैंने बताया था. 1 मतलब 1, 1/2 मतलब 0.5 है ना. मेरे पास एक कैडबरी थी और मैं अकेला खाने वाला था, तो मैं पूरा का पूरा खाऊंगा. दोस्त आ गया तो दोनों को हाफ हाफ 0.5. 4 दोस्त आ गए तो हर एक को 0.25, 1/4 फ्रैक्शन 1/4 मिलने वाला है, और 8 लोग आ गए तो हर एक को 0.125 मिलने वाला है. तो हाफ 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 करते जाओ, तो 1/8 इज 0.125, नीचे 8 है तो 1/8 इज 0.125, 0.125 इंटू 4.9. तो ये इजी कैलकुलेशन है, इट इज वेरी सिंपल. यू शुड नो व्हाट इज 5 इंटू 0.1, तो अगर ये पता होगा तो इट इज इजी. सो इफ यू नो व्हाट इज, I mean, you just have to multiply these two things. ये आपको मिल जाएगा 0.61 के आसपास है क्या, 0.61, yes, 0.61 is there. तो 49 into 125 किया मैंने, that's it, and I have 0.61 आंसर. तो 0.125 को 4.9 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0.125 है, 0.125 उसको अगर 4.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.61 मिलने वाला है. क्वेश्चन सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड. A body of mass 1 kg tied to one end of the string is revolved in horizontal circle of radius 0.1 meter with a speed of 3 revolutions per second. Assuming the effect of gravity is negligible, then linear velocity, acceleration and tension in the string will be. अब ऐसी चीज है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपने इसका थियोरी डायरेक्टली तो नहीं सीखा, क्योंकि व्हाट यू हैव लर्नड इन थियोरी क्लासेस, एक कोनिकल पेंडुलम, राइट, कोनिकल पेंडुलम ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन सीखा आपने. अभी ये जो केस है ये ऐसा नहीं है. इस केस में क्या बोला है, यू हैव अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, इट इज टाइड to one end of the string, so it is tied to one end of the string. तो यहाँ पे हमने इसको टाई करके ऐसा रख दिया है. ओके, is revolved in horizontal circle of radius 0.1 meter, मतलब इसको आप डायरेक्टली ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हो.
ओके, जिसका रेडियस है 0.1 मीटर। ओके, अब इस केस में होता क्या है, आपको पता है टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर नो मैटर वेयर द स्टोन इज। ये जो आपने बॉडी लगा के रखा है ये कहीं पे भी हो, ये चाहे यहाँ पे हो या फिर ये यहाँ पे हो या फिर ये यहाँ पे हो, फर्क नहीं पड़ता, टेंशन तो टुवर्ड्स सेंटर ही होता है। क्यों? क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, रस्सी को कहाँ बांधा है उस तरफ टेंशन। और जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स है। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हो, देखो दो तरीके हैं सोचने की, तो यू हैव टू पे अटेंशन हियर, देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग। आप ऐसा बोल सकते हो कि जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो यू कैन से कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, चलेगा, सही बात है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो अवे फ्रॉम सेंटर है, देखो क्या होता है जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और अगर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, तो अगर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो ये जो बॉल है ये सीधा बाहर की तरफ, एक अगर बैलेंस करने के लिए फोर्स नहीं है तो फिर वो मोशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय टेंशन, तो एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें आप बोल सकते हो कि अगर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता तो बॉल जो है वो उड़ के बाहर चले जाता, उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। या तो आप बोल सकते हो क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। लास्टली मैं बता रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगा ही होगा, कहां पे होता है सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम सेंटर, यस। अगर हमको इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना है तो एक फोर्स का होना चाहिए टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर मतलब क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल होना चाहिए। लेकिन टुवर्ड सेंटर कौन सा है, टेंशन है, इसलिए हम बोलते हैं कि टेंशन ने सेंट्रीपिटल प्रोवाइड किया सो दैट सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो जाए, तो एक ही चीज है। तो यू कैन राइट डाउन द वे यू वांट टू राइट डाउन, तो इट्स ओके, it is absolutely fine if you write down that centripetal force is provided by tension, or you can say centrifugal force is balanced by tension, एक ही चीज है, this is the same thing, one and the same thing. Okay, so it is just like saying if A is equal to B and B is equal to C, then A equal to C, वैसा ही है ना, टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल बट टेंशन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीपिटल इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, एक ही बात है वो, द सेम थिंग। अब क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि देखो अब क्या बोला है हमको, क्या क्या पूछा है, लीनियर वेलोसिटी, डोंट वी नो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये तो पता ही है ना हम लोगों को, सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू r ओमेगा, r भी दिया है, कितना दिया है r बोला है 0.1, तो ये r की वैल्यू आपको 0.1 बोली है, 0.1 ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, तो मैं एक काम करता हूं पहले ओमेगा ले लेता हूं, 2 पाई टाइम्स ऑफ n, व्हाट इज n, ये n दिया है, मैंने आपको बताया था n is always in revolutions per second or revolutions per minute, whereas omega is radians per second या फिर रेडियंस पर मिनट। तो ओमेगा जो आता है वो 2 पाई रेडियन आ गया इंटू n, n 1 सेकेंड या रिवोल्यूशन पर सेकेंड है ना, तो ओमेगा 2 पाई n होता है, ये पता होना चाहिए आपको, तो बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई n, तो r की वैल्यू 0.1, 2 पाई n, n की वैल्यू 3, अब 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 0.1 0.6 इंटू पाई, इजी है, बताऊं कैसे, सिंपल, व्हाट इज 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 इज 6, पाई को अगर मैं रफली 3 मान लेता हूँ, रफली 3.14 है ना, तो 3 मान लेते हैं 3, तो व्हाट इज 6 इंटू 3, 18, 18,
व्हाट इज 18 इंटू 0.1? 1.8 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 खत्म। तो ओरली हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज 3 इंटू 2 6 इंटू पाई 18 18 इंटू 0.1 1.8, तो 1.88 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हो गया, ऑप्शन नंबर ए है सही है, लेकिन बाकी भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये तो हमको मिल गया लीनियर वेलोसिटी v। फिर क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। आपको याद है एक्सेलरेशन आपने लिखा था सर्कुलर मोशन में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर आर। हमने फाइंड किया है क्योंकि सेंट्री सर्कुलर मोशन मतलब कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? v स्क्वायर बाय r, या फिर v इज r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, r r कैंसल, तो यही लिखा है मैंने, ओमेगा स्क्वायर r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूला लिखे थे आपने, एक v स्क्वायर बाय r, एक ओमेगा स्क्वायर r, एक v ओमेगा, ये तीनों ही फॉर्मूलाज है। तो हम r ओमेगा स्क्वायर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको ओमेगा पता है ना ओमेगा, अभी भी देखा हमने ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई n, omega is 2 pi n, which is 2 pi into 3, मतलब which is 6 pi basically, okay। तो 6 pi है ये, तो 6 pi का स्क्वायर 36 pi स्क्वायर, r is 0.1। तो वापस से वही pi स्क्वायर रफली 10 होता है ना। तो pi स्क्वायर इज 10 और ये 10 पावर -1, मतलब 36 इंटू 10 पावर -1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 36 रफली 36 है क्या? 35.5। गुड, वी आर गुड। तो हम रफ भी करेंगे तो भी हमको आंसर मिल रहा है यहाँ पे, तो 35.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए अगेन, आखिरी। वेलोसिटी मिल गया, यस। एक्सेलरेशन मिल गया, यस। क्या बाकी है? टेंशन। मैंने अभी इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे, इसीलिए लिखा मैंने, टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? पता है ना आपको, mv स्क्वायर बाय r, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो हम यूज करेंगे mr ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे। mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टेंशन, T इक्वल टू m, मास कितना है 1 kg, r कितना है 0.1, ओमेगा कितना है 6 पाई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 पावर -1, 36 पाई स्क्वायर। वापस से वही सेम, क्योंकि यहाँ पे भी पाई स्क्वायर और 10 पावर -1 रफली सेम है, तो रफली 36 अप्रोक्सीमेटली, या फिर आप बोल सकते हो 35.5 न्यूटन अगेन। तो डन। तो ऐसा आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तीनों फॉर्मूला मैंने बताए थे, mv ओमेगा, mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूलास पता होते तो इतना टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आपको अगर याद है स्टेट बोर्ड में मैंने एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया था, फनल का प्रॉब्लम था। तो हमारे पास एक फनल था, फनल में एक बॉल था, देयर वाज अ बॉल इनसाइड द फनल somewhere over here, okay, right। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। The question that we want to solve is related to that only। A particle describes a horizontal circle in a conical funnel whose inner surface is smooth, मतलब there is no friction, with speed 0.5 meter per second, है ना। What is the height of the plane of सर्कल फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द फनल? मतलब ये जो आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका वर्टेक्स से हाइट, मतलब आपको ये डिस्टेंस पूछा है बेसिकली, दिस इज अ डिस्टेंस दैट दे आर आस्किंग यू, व्हाट इज दिस हाइट। तो ये तो हो गया आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, दिस इज नथिंग बट r, this is h, this is
सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। अगर आपको याद होगा तो याद होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू, यहां पे जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये फनेल के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा, which is something like this, normal reaction force. ओके, सिर्फ इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मैं थोड़ा सा शिफ्टेड दिखा रहा हूं, दैट्स इट, आई एम शोइंग इट ओवर हियर, राइट। फिर अगर आपको याद होगा, याद होना ही चाहिए, हमने एंगल्स वर्कआउट किए थे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा आएगा। वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, ये 90 और इसको मैं x मान लेता हूं अगर, तो आपको पता है थीटा प्लस 90 प्लस x, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, तो x विल बी 90 माइनस थीटा, मतलब ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा आता है, तो दिस एंगल टर्न्स आउट टू बी 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन है, बाय द वे दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। फिर ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा आता है, ये एंगल थीटा क्यों आता है, क्योंकि टोटल एंगल नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बनेगा ये, तो ये एंगल थीटा बनेगा। अब अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे और एक होगा इसको परपेंडिकुलर, तो एज यू नो दैट ये जो कंपोनेंट है n cos theta component, it is providing necessary centripetal force for circular motion, so n cos theta component provides centripetal force and n sin theta does the job of balancing the weight, ये जो mg एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, ये वेट को बैलेंस करने का काम करेगा n sin थीटा, ये हमने ऑलरेडी देखा है, सो वी ऑलरेडी नो दैट n sin थीटा इज बैलेंसिंग mg और n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इफ आई डिवाइड दीज टू तो n sin थीटा बाय n cos थीटा that is equal to mg upon mv square by r, m cancel, n cancel, tan theta is equal to rg by v square, equation number 1. Also from figure you can say, tan theta is opposite side which is r upon एडजेसेंट साइड विच इज h, क्योंकि tan थीटा का डेफिनेशन ही है, अपोजिट साइड क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, सो दिस डिस्टेंस इज r अपॉन h, इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस इज tan थीटा, तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू rg by v स्क्वायर इक्वल टू r by h, आर आर कैंसल, हमको मिल गया यहाँ से h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी, बट v इज 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10 पावर -2, ओके, अपॉन g की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूं तो ये आ गया 25 इंटू 10 पावर -2 और 10 पावर -1, क्योंकि 10 पावर नीचे जो +1 था उसको मैंने ऊपर -1 लिखा और 10 पावर -2 को एज इट इज रखा, मतलब ये आ गया 2.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर, और ये 10 पावर -2 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर, तो आपको मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी. This is how you can solve this particular question, interesting and very simple question. So everything is related to components. You have to learn how to do components. Good question. Next question, 11th number. यहाँ पे you have to be little careful, क्योंकि क्या होता है ना,
देयर इज अ वेरी स्मॉल मिस्टेक दैट हैपेंस नॉर्मली, और उसके से आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन समझ लो। A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis। हमारे पास एक व्हील है, मान लो ये व्हील है, ओके, इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट एक्सिस। अभी एक्सिस दिखाने का है तो फिर मैं इस व्हील को ऐसा दिखा देता हूं, इन दिस पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, ओके, नो इश्यूज। दिस इज दैट व्हील। सिर्फ मैं व्हील को साइड से देख रहा हूँ, क्यों? मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन बताना है इसलिए, बाकी कोई रीजन नहीं है। I don't have any other reason to show you this particular edge on wheel, क्योंकि जब व्हील को आप साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, and you can see it from the other side also. So anyways, तो ये जो व्हील है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट? अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता व्हील को तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ऐसा अंदर की तरफ जाता, तो दिखाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, दैट्स व्हाई। एनीवेज, तो अब a wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Initially its angular velocity is 0, मतलब initial velocity is 0, angular velocity is 0. In the first 2 seconds it rotates through an angle θ1। तो ऐसा है कि मान लो अभी व्हील रोटेट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर व्हील रोटेट हो रहा है तो हम लोग इस पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे, लेट अस से A point, ओके। तो when the wheel is rotating, मतलब A is also moving, ये A जो है ये A से B पे आ गया in first 2 seconds, तो ये A जो पॉइंट है ये A से B पे चले गया in the first 2 seconds, तो ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट है। एंगल कितना बना, θ1 और θ1, ओके। In the next 2 seconds it rotates through an additional angle θ2। अगले 2 सेकेंड में ये व्हील जो है वो एडिशनल θ2 एंगल से रोटेट होके C पॉइंट पे आ गया, तो एडिशनल रोटेट होके C पॉइंट पे आ गया, तो ये जो एंगल यहाँ बना between B and C is θ2 और between B and C is θ2 angle। गुड। तो अब what is the ratio of θ2 by θ1? मैं इसको 2 केसेस में सॉल्व करूंगा। केस 1 क्या बोला है? केस 1 इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो इफ यू रिमेंबर बेसिक इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स, S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये लीनियर का फॉर्म था, इसको एंगुलर फॉर्म में लिखोगे तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे वो यूज कर सकता हूँ θ1 इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 1, ओके, ओमेगा इनिशियल t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर t1 स्क्वायर, और t1 कितना बोला है? 2 सेकेंड, क्योंकि उन्होंने बोला इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो θ1 इक्वल टू ओमेगा इनिशियल कितना? 0 प्लस 1/2 अल्फा, पता नहीं उन्होंने बोला है, बस कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है तो अल्फा मान लेते हैं। t1 कितना? 2 सेकेंड, तो ये आपके पास आ गया θ1 इक्वल टू 2 अल्फा। गुड, केस 1 खत्म। अब बात आती है केस 2 की। तो केस 2 की जब बात करोगे तो थोड़ा सा काम प्रॉब्लमेटिक हो जाता है यहाँ पे। केस 2, व्हाट इज केस 2? व्हाट इज केस 1 बाय द वे? A to B, व्हील रोटेट हो रहा है तो उसका हर एक पॉइंट रोटेट होगा, तो मैंने उस पे एक पॉइंट मार्क कर लिया था जिसको मैंने A बोला, तो 2 सेकेंड में A पहुंच गया B पे। तो पहला केस क्या था? A to B केस था, फर्स्ट केस वाज A to B, ओके। तो दिस इज समथिंग यू शुड नो। अब
सेकेंड केस का इशू क्या है? सेकेंड केस में अगर B to C लिखता हूं तो देयर इज सम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? देखो A to B मतलब इनिशियली A पॉइंट पे वेलोसिटी 0 था, ये पता है हमको। B पॉइंट पे वेलोसिटी पता है क्या? नहीं पता। इसलिए हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं। हम बोलते हैं छोड़ो B to C, हम लेते हैं A to C, क्योंकि A to C केस में हमको थीटा पता है, θ1 प्लस θ2। A to B में θ1, B to C में θ2। टोटल एंगल कितना? θ1 प्लस θ2। इसका एडवांटेज क्या हुआ? इसका एडवांटेज ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता लग गई, क्योंकि ए पे तो 0 ही था। टाइम का क्या होगा? टाइम 2 प्लस 2 4, क्योंकि क्या बोला है, पहले 2 सेकंड में θ1 एंगल कवर किया, अगले 2 सेकंड में θ2 कवर किया। तो टाइम मैं लूंगा टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी। तो व्हाट आई एम डूइंग इज t2 टाइम इज नथिंग बट टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, मतलब टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी, विच इज 2 प्लस 2 मतलब 4 सेकेंड। वेरी गुड। अगर ऐसा हमने किया है, then I can directly use formula again. I can say θ2, मतलब न्यू केस में थीटा जो है थीटा डैश बोल देता हूं। सो थीटा डैश इज ओमेगा इनिशियल t2 प्लस हाफ अल्फा t2 स्क्वायर। लेकिन ओमेगा डैश तो ओमेगा सॉरी थीटा डैश तो θ1 प्लस θ2 है, ओमेगा इनिशियल तो 0 ही है। हाफ अल्फा t2 की वैल्यू 4 थी, 4 स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड। तो θ1 प्लस θ2 आपको मिल जाएगा 16/2 8 अल्फा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में θ1 की वैल्यू 2 अल्फा डालेंगे, तो θ2 मिल गया 8 अल्फा। तो θ2 इक्वल टू 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा मतलब 6 अल्फा। तो θ2 आ गया, यस। तो θ2 को θ1 से डिवाइड कर दो, तो 6 अल्फा बाय 2 अल्फा इज 3। है कि ऑप्शन नंबर सी। हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो व्हाट यू हैव लर्नड, देखो अल्टीमेटली आवर एम इज टू लर्न ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में ऐसा बोला गया है कि आपके पास एक व्हील है जो इनिशियली रेस्ट पे है, ओमेगा इनिशियल 0 है। अब वो रोटेट होना स्टार्ट हुआ। जब व्हील रोटेट होगा तो व्हील का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो पहले 2 सेकंड में अगर व्हील ने θ1 एंगल कवर किया, मतलब वो ए पॉइंट ने θ1 एंगल कवर किया है और ए पॉइंट अब बी पे पहुंच चुका है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर यूज करके हमने θ1 निकाल लिया 2 अल्फा। दूसरा केस है कि अगले 2 सेकंड में क्या हो रहा है, बी टू सी जा रहा है वो पॉइंट, मतलब व्हील और θ2 एंगल कवर करेगा अगले 2 सेकंड में। बट प्रॉब्लम क्या है अब कि बी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है हमको। 0 तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन पता नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, हाँ फिर दूसरा मेथड भी था। आप ऐसा भी कर सकते थे, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। मतलब आप बोल सकते थे कि ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। इससे मैं फाइंड कर लो फाइंड, टाइम ज्यादा लगेगा और अल्फा तो पता ही नहीं है, क्या फाइंड करोगे, यू डोंट नो व्हाट इज अल्फा। इसलिए हमने क्या किया, एक सिंपल सा ट्रिक यूज किया। हमने बोला ठीक है, ए से बी 2 सेकंड θ1 एंगल, बी टू सी 2 सेकंड θ2 एंगल, तो टोटल ए टू सी 4 सेकंड θ1 प्लस θ2 एंगल। बस वही वैल्यूज हमने यूज करके सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। तो θ2 मिल गया, तो θ2 बाय θ1 कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व, डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। This is again a very good question. A cane filled with water is revolved in a vertical circle of radius 4 meter and the water just does not fall down. The time period of revolution will be, अगर आपको याद है हमने सीख के रखा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता क्या है, आपने लिया था एक रस्सी, एक स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग पे यू हैव टेकन अ स्ट्रिंग
और उस स्ट्रिंग पे आपने एक बॉल बांध के रखा था, फिर आप बॉल को घुमा रहे थे। आपने बोला था बी जो है वो लोएस्ट पॉइंट है, ए जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, वेलोसिटी एट ए इज अंडर रूट ऑफ आर जी, वेलोसिटी एट बी इज अंडर रूट ऑफ 5 आर जी, और मिड पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ 3 आर जी। दैट इज ओके। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज ऐसा है कि इस रस्सी को बॉल की जगह पे एक बकेट बांध दिया हमने। तो इंस्टेड ऑफ अ बॉल वी हैव अ बकेट हियर, और बकेट इज फिल्ड विथ वाटर। अब हम ऐसा बकेट को घुमा रहे हैं वर्टिकल पोजीशन में, तो क्या होगा? तो व्हाट विल हैपन इज, जब ये बकेट टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, ऐसा ए पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो पानी नीचे गिरने का डर है। अब तो पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, राइट? तो a cane filled with water is revolved in vertical circle of radius 4 meter and the water just does not fall down. मतलब आपको यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसी चीज का भी हो, बॉल का हो, गाड़ी का हो, बकेट का हो, इक्वेशंस डज नॉट चेंज। सिर्फ गाड़ी के केस में क्या था कि यहाँ पे टेंशन की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन एन था, यहाँ पे टेंशन टी इन द स्ट्रिंग है, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन एन था, राइट? तो याद रखना दैट एट टॉप मोस्ट पॉइंट पानी नहीं गिरने के लिए वेलोसिटी शुड बी अंडर रूट ऑफ आर जी। इससे कम अगर वेलोसिटी होती है तो वाटर स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। ओके, ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। I have done this already, so you can also do it. It's a simple experiment. Okay, so now you are supposed to find out time period of revolution. तो कैसे करेंगे? सिंपल है, we know v is equal to under root of rg because we are talking about topmost point, we don't need to specify any other points. जब बात ही सिर्फ topmost position की हो रही है तो we don't have to talk about any other point. तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी डायरेक्ट यूज करना, बट v इज r ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर जी। ओके, राइट, गुड। ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, गुड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर जी, यस। तो ये r को मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो r स्क्वायर करके ले जाऊंगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाय आर जी, आर आर कैंसिल, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। डू वी नो आर? यस, रेडियस इज 4 मीटर, जी तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो व्हाट यू कैन डू इज t is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ r is 4 अपॉन g is 9.8। देखो क्या है कि यहाँ पे 10 लोगे, फिर 10 लोगे, 10 लोगे तो क्या होगा, ये 10 ले लिया। अब प्रॉब्लम कैसे शुरू होता है, तो आप बोलोगे 2 पाई 4 का रूट तो 2 है, फिर अंडर रूट 10 है, तो अंडर रूट 10 पता नहीं होता, फिर हम क्या करेंगे? बेटर वे इज 9.8 लिखो, क्यों? 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 तो 2 लिख लिया, अंडर रूट ऑफ 9.8, बट 9.8 इजंट इट पाई स्क्वायर? यस, पाई स्क्वायर होता है, ऊपर भी पाई है, तो ये आ जाएगा ऊपर 4 पाई अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर इज पाई, कैंसिल कैंसिल, तो 4 सेकेंड का है क्या? 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर टी। तो 4 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व सच क्वेश्चंस। हर बार JEE नीट CET का प्रॉब्लम क्या होता है? There are 3 types of problem. सबसे मेजर प्रॉब्लम है क्वेश्चन नहीं समझ में आते, इसलिए मैं बेसिक से चालू करता हूँ। बेसिक समझेगा तो हायर लेवल क्वेश्चन समझेगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा,
समझ में आ गया, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो नहीं आता था, समझो वो भी आ गया। तीसरा प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट, कैलकुलेशन के लिए बहुत टाइम जाता है, तो इसलिए सच ट्रिक्स ऑलवेज पे अटेंशन एट नंबर्स। मुझे बाहर पाई दिखा था इसलिए मैंने 9.8 लिखा अंदर जी की वैल्यू, अगर बाहर पाई नहीं देता तो मैं नीचे 10 लिख देता, हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने नीचे 9.8 लिखा है मतलब पाई स्क्वायर होता है 9.8, तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर गए तो नीचे पाई ऊपर पाई कैंसल आउट। तो 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car is moving with a speed of 30 meter per second on a circular path of radius 500 meter. Car is moving, okay, so you have a circular path of radius 500 meter. So there's a circular track with radius 500 meter and a car is moving on this with a speed of 30 meter per second. Its speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. मतलब ये नॉन यूसीएम का केस हो गया, ओके। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको बताया है कि स्पीड कितना 30 मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितना 500 मीटर, its speed is increasing at a rate of change of speed is acceleration। मतलब आपको a दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और वापस से a ही पूछा है आपसे, अरे फिर तो a दिया है a पूछा है, टिक कर दो, खत्म आंसर। नहीं नहीं, दिस इज नॉट सो सिंपल, ओके, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि दे आर टेलिंग यू दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आपको अगर याद होगा तो नॉन यूसीएम में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टुवर्ड्स सेंटर जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो या तो रेडियल बोलते हो AR। AR मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आप AC से डिनोट करो या AR से डिनोट करो, एक ही बात है। दूसरा होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, वो होता है टुवर्ड्स टेंजेंट, ओके। तो दूसरा कंपोनेंट है ये ओवर हियर विच इज AT। रिजल्टेंट होता है इन दोनों का डायगोनल, तो रिजल्टेंट इज दिस, मैंने ये बताया भी है आपको, दिस इज A बार, A बेसिकली। एंड यू शुड नो बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, तो A इज इक्वल टू, क्योंकि AT और AR परपेंडिकुलर है, अगर आपको याद होगा दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है, रिजल्टेंट R of two vectors is under root of A square plus B square plus 2AB cos theta, where theta is angle between A and B। A वेक्टर और B वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है एंगल 90, cos 90 0, तो ये गया गया गया, तो क्या बचा R अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे भी वही है, रेडियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट स्क्वायर, क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए। और बाय द वे एक चीज समझ लो कि जब बोला है ना इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, मतलब वो बता रहे हैं कि लीनियर स्पीड चेंज हो रहा है, लीनियर स्पीड का डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट, मतलब एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है। जब वो आपको बता रहे हैं कार इज मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, its speed is increasing at a rate of 2 meter per second square, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब AT दिया है, AR नहीं, AR फाइंड करना है। तो AR कैसे फाइंड करेंगे, AR सेंट्रीपिटल है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल, V स्क्वायर बाय R। V पता है क्या, पता है 30 का स्क्वायर, R is 500, that is what 900 by 500, that is what 9 by 5, that is what 10, 18 by 10, दो से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे 1.8। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। आपको पता है, ये पता है, तो क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज AR 1.8 का स्क्वायर, यू नो व्हाट इज 82 स्क्वायर। वैसे तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए,
but still I should tell you the answer. In short, this is a very simple calculation. ऑप्शन बी आएगा. क्यों ऑप्शन बी आएगा? देखो ऐसा है, ये 2 से छोटा नंबर है, उसका स्क्वायर है 1.8, मतलब 2 से लेस उसका स्क्वायर. व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4. मतलब ये नंबर जो है ये 4 से कम है, इट इज लेस देन 4, और ये नंबर एग्जैक्टली 4 है. 4 प्लस अ नंबर लेस देन 4, राइट? 4 प्लस अ नंबर लेस देन 4. ये ऑब्वियसली 9 से छोटा है, 9 से छोटा है. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो आपका आंसर 3 से छोटा आएगा, 2 से बड़ा आएगा. 3 से छोटा, 2 से बड़ा, 2.7. मैं वापस बताता हूँ ट्रिक, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को. डोंट एक्सपेक्ट कि पहले दिन पे सब समझ में आ रहा है आपको. नंबर्स के साथ खेलना इज रिस्की जॉब. तो क्या है 1.8 मतलब लेस देन 2. 2 का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4 है ना. तो 1.8 का स्क्वायर जो वो आएगा वो लेस देन 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1.8 इज लेस देन 2. लेस देन 2 का स्क्वायर मतलब लेस देन 4. मतलब मैं रफली मान लेता हूँ 3.6, ऐसा अंदाजा ले लिया. ओके, अंदाजा. ओके, अब ये नंबर 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 और 3.6 कितना? 7.6. 7.6 का स्क्वायर रूट 2 से बड़ा 3 से कम. एक ही नंबर है ना, एक ही नंबर है, 2 से बड़ा 3 से कम, 2.7. फिर भी अगर आपके सेटिस्फैक्शन के लिए अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने होंगे तो कर लेंगे कैलकुलेशन, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. व्हाट इज 18 स्क्वायर? बाय द वे 18 स्क्वायर पता होगा तो गुड, नहीं पता होगा तो फिर वापस वो लॉग टेबल और ये टेबल और वो टेबल यूज करते बैठना पड़ेगा. इफ यू डोंट नो, बट इफ यू नो देन इट इज गुड. सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज बेसिकली, it turns out to be 3.24 plus 4. So this is roughly 7.24 का square root, and 724 27 into 27, 7749, roughly आपको आंसर मिल जाएगा. So that is approximately 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी. कैलकुलेशंस स्पेसिफिकली करना सीखना पड़ेगा. नंबर देख के खत्म हो गया हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. नाउ if the equation for the displacement of particle moving on circular path is given by, हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. पहले वो ए पे था, फिर वो बी पे गया. ए से बी पे जब वो गया तो उसने एंगल बनाया थीटा डिस्प्लेसमेंट, और ये जो थीटा है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज गिवन बाय 2t³ + 0.5. फंक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम पे डिपेंड करता है वो, इट डिपेंड्स ऑन टाइम. ओके गुड. तो दिया है इतना. एंगुलर वेलोसिटी पूछा है 2 सेकंड के बाद फ्रॉम इट्स स्टार्ट. यू नो कि डिस्प्लेसमेंट x दिया होगा तो लीनियर वेलोसिटी v होता है dx/dt. अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt. सिमिलरली अगर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो dθ/dt होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना. तो ओमेगा इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ थीटा विच इज 2t³ + 0.5 का डेरिवेटिव. तो अभी तो सिंपल चीज है, डेरिवेटिव का रूल वैसे ओरली होता है. ये डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट 0.5 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर न्यू हियर, लास्ट ईयर नहीं थे तो डेरिवेटिव के बेसिक्स आपको पता नहीं होंगे. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मतलब 0.5 कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव 0. ये आ गया 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t³ और t⁻n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होता है n t⁻n-1, मतलब 2 t⁻3 का डेरिवेटिव 3 इंटू t 3-1.
मतलब ये आ जाएगा 6t स्क्वायर। तो ओमेगा आपको मिल गया 6t स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू हैव। ओके, आपको कब पूछा है? आफ्टर 2 सेकेंड्स। सो ओमेगा एट t इक्वल टू 2 इज 6 into 2 स्क्वायर। तो 6 into 4 is 24 रेडियन पर सेकेंड, है क्या 24? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास थीटा था, हमको ओमेगा पूछा है 2 सेकंड के बाद, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ डेरिवेटिव ले लिया थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज डेफिनेशन है वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डी थीटा बाय dt। फिर हमको मिल गया ओमेगा एज 6t स्क्वायर, लेकिन हमको पूछा है 2 सेकंड के बाद, तो t की वैल्यू 2 डाल दिया, खत्म, 24 रेडियन पर सेकंड। ओके, so this is how you are supposed to solve this particular question. Good. So we will stop here for today. We'll continue with more questions tomorrow.